गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का निवेश एक्सपर्ट टॉक सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम तमन्ना है और मैं आज के इवेंट की होस्ट हूँ। इवेंट पर जुड़े सभी पार्टिसिपेंट्स अभी केवल इवेंट को सुन सकते हैं। इवेंट के दौरान आप अपने सवाल एक एक करके चैट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। ये इवेंट रिकॉर्ड किया गया है और इस इवेंट की रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ जल्द ही शेयर कर दी जाएगी। As you know, the compound effect is the principle of reaping huge rewards from a series of small and smart choices. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में, which is rightly quoted by Albert Einstein as the eighth wonder of the world. तो आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ LIC म्यूचुअल फंड से हेड ऑफ इक्विटी मिस्टर योगेश पाटिल जी जुड़ चुके हैं। मैं योगेश जी का स्वागत करना चाहूंगी। और हमारे साथ निवेश के वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्ट एंड रिसर्च मिस्टर अनंत शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि अंत में आपके पूछे गए सवालों का योगेश जी से वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही ब्यूटीफुल एंड यूजफुल सेशन अबाउट पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी योगेश जी से कि वो इस सेशन को आगे लेकर जाएं। ओवर टू यू योगेश जी। थैंक यू वेरी मच and good afternoon everybody. Thank you for giving me opportunity here to showcase our capabilities and equity outlook as well as new topic. So today's topic is power of compounding, the eighth wonder. देखिए ये आठवां अजूबा है। ये कंपाउंडिंग जो कि आप सोच भी नहीं सकते। आप मन में अगर काउंट करेंगे 10 तक और उसके बाद कंपाउंडिंग करेंगे तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कहां पहुंचेंगे आप। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं आपको। सॉरी, कंपाउंडिंग क्या है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज कैसे होता है। ये देर से शुरू होने का कंपाउंडिंग का इफेक्ट बहुत अलग होता है। इसके लिए आप टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ये सब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आने वाली स्लाइड्स में। देखिए एक राजा था और एक गरीब आदमी था। तो किसी वजह से उसने एक विश मांगी कि मुझे क्या चाहिए। तो किसी तरह राजा खुश हो गया और उसने इनाम में उसको 1000 टन का चावल देने की बात करी। तो गरीब आदमी ने उससे एक और मांग लिया विश कि चलो ठीक है, 1 किलो चावल अगर मुझे रोज मिलेगा और हर दिन में डबल करता हूँ उसका, तो 30 दिन में कितना चावल जमा कर सकता हूँ। 1000 टन आज मिलेगा मेरे को और 1 किलो से अगर मैं शुरुआत करता हूं मैं और मैं हर दिन इसको डबल करता हूं। ये देखिए ये इतना 1000 टन और ये इसमें कितना डिफरेंस है। आपने 1 किलो से शुरू किया था और 30 दिन में ये कैसे आज पहुंच रहा है। अब कहां से कहां ये 1000 टन ये और ये यहाँ पे आपका, अब ध्यान से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपया। अब कैसे हुआ है ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। यहाँ से आप स्टार्टिंग से देखिए, यहाँ पे एक डबल होता गया है। सडनली 8 से 16 से 3 बार 3 डिजिट हुआ, फिर 3 बार 3 डिजिट से 4 डिजिट में आया, फिर यहां से स्टेट में 5384 kg। कितना डिफरेंस है 15 दिन में ही। तो कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है वो आप ऐसे इमेजिन नहीं कर पाएंगे जब तक आप खुद एक्सपीरियंस करके कैलकुलेट नहीं करेंगे। और यही गलती काफी सारे इन्वेस्टर समझने में गलती करते हैं और इसके लिए डिले करते रहते, चूज करते रहते इन्वेस्टमेंट प्लान में। यहाँ पे मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट को टाइम करने के बदले, स्टॉक ढूंढने के बदले, फंड ढूंढने के बदले, अगर आप नॉर्मल ठीक ठाक फंड में या जहां भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जितनी जल्दी करेंगे उसका बेनिफिट वहां पे आता है। अब सिंपली जैसे अगर आप किसी को वेल्थ क्रिएट करनी है बड़ी, तो ऑब्वियसली आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से। ये ओवरनाइट नहीं हो सकता। और द बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग इज की whatever you earn, it add back to your wealth immediately, and from that total wealth next year you will grow again, let's say 12 to 15%, whatever number is. You keep growing. It is a very phenomenal tool. कंपाउंडिंग एक बहुत ही अद्भुत कैलकुलेशन है जिससे कि आप अपना फ्यूचर गोल, रिटायरमेंट हो या घर में शादी हो या बच्चों की पढ़ाई हो, सब प्लान कर सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर 7% से अगर आप 5 साल चलेंगे तो 1.4 टाइम्स होगा।
10% से 1.61 होगा, 14% से ऑलमोस्ट डबल होता है, और 20% से 2.5 गुना होता है 5 साल में। तो वैसे 10 साल में कितना होता है? 10 साल में ये आप देखेंगे जो 1.4 था वो 2 हो जाता है, और 20% वाला 2.5 गुना ऑलमोस्ट 6.2 हो जाता है। तो इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग ऑलवेज कम आफ्टर 5 ईयर्स। इसके लिए अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहेंगे तो बेनिफिट आपको कंपाउंडिंग तभी मिलता है जब आप 5 साल के ऊपर जाते हैं। 20 साल में उससे ज्यादा मिलता है, लेकिन जैसे जैसे आप जितना लंबा होते जाएंगे उतना फास्ट आपका वेल्थ तेजी से ग्रो करता है। 30 साल में ऐसा होता ही नहीं। अगर अब मैं 1 लाख इन्वेस्ट करता हूँ 5 साल के लिए तो आपका 1,40,000 होता है 5 साल में, और सीधा 20 साल में रफली 4 लाख होता है। अगर मैं वही अगर 10% से ग्रो कर रहा हूँ, मैं 10% पे अगर ग्रो करता है कोई इन्वेस्टर तो 1,60,000 और फिर 20 साल में ऑलमोस्ट 6.73 लाख। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे ऑलमोस्ट 4 गुना हो रहा है फट से। और सेकंड टाइम में भी जैसे 20% से ग्रो कर रहा है तो कोई 2.5 लाख से रफली 38.3 लाख में हो रहा है। तो इफेक्ट जो है ना, आप 5 साल के ऊपर और बढ़ता है, 10 साल के ऊपर और बढ़ता है। जैसे जैसे एंड में जैसे अपने राइस के स्टोरी में देखा कि जैसे जैसे आप नजदीक आते आते हो जितना लंबा चलोगे उतना फास्ट बेनिफिट मिलता है। देखिए ये एक डिफरेंट कैलकुलेशन है। अगर इसको आप समझ गए तो आप कमा सकते हैं, नहीं तो गवा सकते हैं। अगर आपको मैं बोलूं कि अगर 20 लाख आपको कमाने हैं 12% से, तो आपको 12% रफली आपको मिलता है, तो आपको एसआईपी इतना शुरू करना पड़ेगा। लेकिन आपको 20 लाख का लोन देना है तो आपको इतना ईएमआई रहेगा। डिफरेंस बहुत ज्यादा है। आप 15 साल के लिए लेंगे तो इतना है, 20 साल के लिए इतना है, लेकिन आप कंटिन्यूस बेस में देंगे तो आपको कमाना और गंवाना में डिफरेंस है। सेम चीज अगर मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर कार लोन किसी को चाहिए 8 लाख के लिए, अगर उसको जाना है 5 साल के लिए, तो उसका ईएमआई 9,699 रहेगा, सॉरी एसआईपी, एंड ईएमआई 16,221। डिफरेंस आज भी देखिए 67%, बड़ा डिफरेंस है। ये डिफरेंस इग्नोरेबल नहीं है। दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर मैं 5 साल के लिए अगर मैं एसआईपी करता हूँ, फ्यूचर अगर मान लो फ्यूचर में मेरे को 13 लाख मिल रहा है, इन्वेस्टेड 9 लाख है, तो मेरा वेल्थ क्रिएट हुआ 4.4 लाख। इन्वेस्टेड अमाउंट से मेरा 67% है और वेल्थ गेन 32% है। अगर मैं वही 10 साल के लिए करता हूँ तो मेरा वेल्थ गेन 56 होता है। वही 15 साल के लिए करता हूँ तो 73 होता है, और 20 साल के लिए 84। तो नॉर्मली अगर 25 साल के लिए करते हो तो 90% का गेन जो है आपको होता है इसमें। जबकि अगर आप थोड़ा जितना लंबा जाएंगे उतना बेनिफिट होगा। आपका इन्वेस्टेड अमाउंट जो है 67% था, यहाँ 9% हो गया। तो यहाँ पे ड्यूरेशन डज मैटर। आप जितना लंबा होराइजन रखेंगे उतना ज्यादा, और उतना ज्यादा वेल्थ क्रिएट होगा। वेल्थ गेन टाइम होराइजन से बहुत मैटर करते हैं। अगर कोई रिटायर होना चाहता है तो अगर आप जैसे आज किसी ने स्टार्ट किया, उसको 1 करोड़ चाहिए 15 साल बाद, आज अगर शुरू करता है तो 19,819 से स्टार्ट करता है, तो अमाउंट इन्वेस्टेड रफली इतना रहता है। अगर उसको 3 साल बाद शुरू करेगा तो 31,032 है, तो उसका इन्वेस्टेड अमाउंट 44 रहेगा। तो और अगर 5 साल बाद शुरू करता है तो उसका एसआईपी 43,000 रहेगा और इन्वेस्टेड अमाउंट 51.65 लाख रहेगा। उस सेम 7 ईयर्स में 61,909 रहेगा और इन्वेस्टमेंट अमाउंट 59.43 लाख रहेगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे अगर आप जितना डिले कर रहे हैं उतना एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। यहाँ पे 3 साल आपने डिले किया, आपने 9 लाख एक्स्ट्रा पे किया। यहाँ पे आपने 5 साल डिले किया तो ऑलमोस्ट 16 लाख एक्स्ट्रा पे किया। तो ये टाइम बहुत जरूरी है। टाइमिंग से ज्यादा टाइम होराइजन बहुत जरूरी है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ इन्वेस्टर मैंने देखा टाइमिंग के चक्कर में वेट करते रहते हैं, और हो सकता है जब टाइम सही भी जाते हैं लेकिन उस टाइमिंग का फायदा आप नहीं डाल सकते क्योंकि आप उस टाइम 100% इन्वेस्टेड नहीं रहते। देखिए इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कंपाउंडिंग में तो कुछ हो तो पूछिए। थैंक यू वेरी मच। गाइस मैं बिल्कुल सहमत हूँ योगेश जी की। अर्ली इन्वेस्टमेंट इज वेरी मच नेसेसरी। मतलब ये है कि अर्ली एज इन्वेस्टमेंट, जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी जाती है किसी की भी, जितने लंबे टेन्योर के लिए करी जाती है, उसके अंदर रिटर्न्स के ऊपर रिटर्न जनरेट होता है, वही कंपाउंडिंग है। तो जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए अर्ली एज में, लंबे पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिससे कि आपके रिटर्न्स पे भी रिटर्न्स है। तो ये
कॉन्सेप्ट है बेसिकली कंपाउंडिंग का। So Yogesh ji, we will take queries later on. So we can start with the market outlook as well along with this. So please proceed. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इन्फ्लेशन जो कि सबसे बड़ी समस्या है, और इन्फ्लेशन के चलते आपको इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा है। ये सारी परेशानी ये कॉम्बिनेशन है पिछले 3 साल का, कोविड का, जियोपॉलिटिकल टेंशन का और लिक्विडिटी ईजिंग का। ये तीनों का कॉम्बिनेशन की वजह से आप देख रहे इन्फ्लेशन इतना हाई है कि डिमांड पे इफेक्ट पड़ने लगा। कहीं पर लॉजिस्टिक के इशू की वजह से आपका डिमांड पे फर्क पड़ने लगा। तो ये अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे धीरे धीरे, तो इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में तो रहने वाला है, क्योंकि आपका डिमांड पे क्वेश्चन मार्क है कि जो भी है बिजनेस कैसे चलेगा। जो भी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, मतलब जो जरूरत का सामान नहीं, लोग डिले करेंगे, आज लेंगे, या फिर अगर लेंगे तो किस प्राइस पे लेंगे, क्योंकि एक डिमांड होती है, एक प्राइस भी होती है। अगर वो प्राइस नहीं रहेगी तो डिमांड भी नहीं होती। सेम चीज है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर शॉर्ट टर्म अगर रहेगा, और शॉर्ट टर्म की जो भी न्यूज फ्लो हम देखते हैं वो सब कुछ पता है, और वो बात अगर अपन सबको पता है तो मार्केट को भी पता है, और मार्केट इसको फैक्टर कर ही रहा है। तो हो सकता है कि अपन वो गलत जाएंगे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या 4 महीना, लेकिन आप 3 साल में और 5 साल में गलत नहीं जाएंगे, क्योंकि मार्केट जब चलता है तो पता के नहीं चलता, और जब गिरता है तो पता के भी नहीं। तो आपको एकदम एग्जैक्ट बॉटम तो नहीं चूज कर सकते आप, क्योंकि मार्केट गिरने के बहुत सारे और भी रीजन होते हैं। लिक्विडिटी आउटफ्लो, जियोपॉलिटिकल इशू, और मे बी एनी सेक्टर रोटेशन, एसेट एलोकेशन शॉर्ट टर्म में, करेंसी इशू। तो इसको टाइमिंग और फिगर आउट करना मुश्किल है। लेकिन एक चीज हम कर सकते हैं कि इन्वेस्टेड रहेंगे, जैसे मैंने कंपाउंडिंग बताया, तो कंटिन्यूस बेस पे वेल्थ क्रिएट होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मार्च कोविड के टाइम पर, जब अगर आप देखेंगे 1 मार्च को मार्केट कुछ और था, 11 मार्च को कुछ और था, 21 मार्च को कुछ और था, और सडनली 1 अप्रैल को कुछ और था, 20 अप्रैल को और था। तो मार्केट ने बॉटम बनाया क्विकली और रिवर्ट भी हो गया। अगर कोई आदमी 6 महीने की छुट्टी पे चला जाता, उसको पता ही नहीं चलता कि मार्केट गिरा भी था कि नहीं गिरा, क्योंकि आप हर इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड होते हैं। अगर आपको लगता है ये लाइफ टाइम कंटिन्यू रहेगा तो बात अलग, लेकिन हिस्ट्री देखेंगे तो बहुत ज्यादा ये सब चीजें लाइफ टाइम कंटिन्यू नहीं रहती। ये शॉर्ट टर्म में 6 महीने पीक आउट हो जाती है, या मार्केट्स को फैक्टर करने लगता है, या वैल्यूएशन फेवरेबल होती है। तो इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच के इन्वेस्ट करना चाहिए कि कोई भी चीज सस्टेनेबल नहीं होती है, चाहे अच्छी हो या बुरी। ये इन्वेस्टर को माइंडसेट रखना चाहिए, और क्वालिटी बिजनेस में या लीडर्स में कंटिन्यूस बेस में इन्वेस्ट करे, और अपना होराइजन डिफरेंट रखे, मतलब कि डिफाइंड रखे कि नहीं, मुझे अगर मैं 3 साल के लिए 5 साल इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं उसको अपना एक टारगेट बनाऊं, बजाय वीकली और डेली या मंथली बेस पे इवैल्यूएट करूं कि क्या करना चाहिए। That's it. So योगेश जी, इसमें अभी एज पर करंट मार्केट सिनेरियो, जैसे कि आपने भी बताया है कि भाई मॉनेटरी टाइटनिंग है, हायर इन्फ्लेशन के प्रॉब्लम है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, तो शॉर्ट टर्म में आप पार्टनर्स को क्या सलाह देंगे कि वो अपने इन्वेस्टर्स को उस हिसाब से गाइड कर पाए? क्योंकि ये सारे के, आई कम्प्लीटली एग्री विद योर पॉइंट कि ये शायद शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स है। तो अभी शॉर्ट टर्म के सिनेरियो को देखते हुए इन्वेस्टर्स को क्या सलाह जानी चाहिए कि वो कहाँ निवेश करें? देखिए, ये इन्वेस्टर की रिस्क एपेटाइट पे बहुत निर्भर करता है, क्योंकि हर आदमी का एक्सपेक्टेशन अलग होती है, रिस्क एपेटाइट अलग होता है। कई लोग होते हैं उनको चाहिए रहता है कि मेरा ज्यादा ना गवाऊं ना कमाऊं। कई लोग होते हैं ठीक है पैसा गया अभी, लेकिन मेरे को ज्यादा पैसा मिलना है। तो अपने रिस्क रिवार्ड को अच्छे से रिव्यू कीजिए। और बहुत सारी जो अनसर्टेनिटीज है मार्केट में, वो काफी हद तक अगर आप देखेंगे तो मार्केट में प्राइसिंग कर रही है। ऐसा नहीं है कि मार्केट वेट कर रहा है कि अभी ये और होगा तो देखेंगे। और मार्केट की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, या तो ये कभी फेयरली वैल्यूड नहीं होता, या तो ओवर वैल्यूड होता है या अंडर वैल्यूड हो सकता है। अभी फेयरली वैल्यूड हो या अंडर वैल्यूड हो, तो इस जोन में हमेशा रहेगा। बट बॉटम या पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे खड़े रहना मिलना मुश्किल है। तो मेरा ये सजेशन है, इन्वेस्ट तो करना चाहिए, लेकिन अपने हिसाब से, या तो SIP या स्टैगर्ड मैनर में, या
एक पर्टिकुलर टाइम होराइजन को लेते हुए एक डिफरेंशियल पे कंटिन्यू बेस में इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा, तभी हम इसको मार्केट का मूवमेंट का बेनिफिट उठा पाएंगे। क्योंकि अगर सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो प्राइस भी अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। तो जैसे आपने बोला कि इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, मगर इक्विटीज ऑलरेडी हम देख रहे हैं यार, दूसरे तीसरे दिन थोड़ा सा करेक्शन आ जाता है। डेट भी देखें तो वो इंटरेस्ट रेट हाइक के चलते उन पे भी यील्ड्स पे प्रेशर है। तो उसमें कौन सी कैटेगरी हम इन्वेस्टर को सजेस्ट करें कि वो जैसे इन्वेस्ट कर पाए? देखिए, आज मैं आपसे पूछता हूँ, सबसे बड़ी परेशानी क्या है आज? इन्फ्लेशन। बिल्कुल ठीक, सही बात है। बिल्कुल सही बात है। इन्फ्लेशन को आज पूरे वर्ल्ड की यही है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। हाँ, इन्फ्लेशन को आज तक किसने बीट किया है? आज तक इन्फ्लेशन को इक्विटी ने बीट किया है। उसका रीजन इन अ लॉन्गर रन यू आर राइट, डेफिनेटली। उसका रीजन है, ठीक है, इक्विटी में भी बहुत बड़ा यूनिवर्स है इन्वेस्टेबल। कुछ कंपनियां जो B2C होती है, जो अपना कस्टमर से डायरेक्ट डील करती है। कुछ कंपनी B2B होती है, जो खाली बिजनेस टू बिजनेस डील करती है। जहां पे बार्गेनिंग पावर नहीं होती, वहां पे आप प्राइस ऑन पास ऑन नहीं कर सकते। पर जहां पे बार्गेनिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है या कस्टमर स्टिकीनेस बहुत ज्यादा होती है, तो इवेंचुअली धीरे धीरे प्राइस पास ऑन कर देते हैं। तो क्या होगा, उस बिजनेस को इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं पड़ता है। हो सकता है 6 महीने बाद, 7 महीने बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बढ़ा देगा। और एट सेम टाइम जब प्राइसेस नीचे आती है रॉ मटेरियल की, कमोडिटी की, तो धीरे धीरे पूरा पास ऑन नहीं भी करते। तो इवेंचुअली आप देखेंगे हर साइकिल में द स्ट्रॉन्गर कंपनी इज गेटिंग मोर स्ट्रॉन्ग। अब एग्जांपल देखिए हिंदुस्तान लीवर का या एशियन पेंट्स का, आप देखेंगे इनकी मार्जिन देखिए कंटिन्यूस बेस से बढ़ते रहते हैं। जहां पे इन्वेस्टर स्टिकीनेस है, स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, लीडर्स है, तो उनको तो इन्फ्लेशन का फायदा हो रहा है, बिजनेस को फायदा हो रहा है। बिजनेस को फायदा हो रहा है तो शेयर होल्डर को फायदा हो रहा है, शेयर होल्डर को फायदा हो रहा है तो स्टॉक प्राइस को भी फायदा हो रहा है। श्योर श्योर। सो आपका मार्केट कब रिवर्सल आप समझते हैं, बीइंग हेड ऑफ इक्विटीज, जो है कि भाई मार्केट में रिवर्सल ट्रेंड आ सकता है आज से 1 साल, 6 महीने, 3 महीने या 1 महीने बाद? वो थोड़ा सा गाइडेंस चाह रहे थे हम कि भाई हमारे पार्टनर्स को मिले। देखिए, ऐसा टू बी फ्रैंक मार्केट प्रेडिक्ट करना एक्चुअली किसी के लिए मुश्किल है और मेरे लिए मुश्किल है। क्योंकि मार्केट बहुत सारे फैक्टर्स को ड्राइव करता है, लिक्विडिटी, इवेंट्स, रिक्वायरमेंट्स। तो उन सब को चलते हुए मेरे ख्याल से टाइमिंग से ज्यादा अपन को डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो इसका मतलब फिर हम SIP के रूट को ज्यादा बेटर समझे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। SIP की भी देखिए, जैसे मार्केट गिरता है, आपको किसी को पता नहीं था कि 2 महीने पहले ये होने वाला है। वैसे ही अगर मार्केट अगर मान लो 1 हफ्ते में रिवर्स होता है तो भी पता नहीं चलेगा। और इसमें जैसे जैसे कंपाउंडिंग में मैंने बताया कि बजाय टाइम वेस्टिंग के आपको एग्जीक्यूशन पे ज्यादा फोर्स करना पड़ेगा बजाय सिर्फ प्लानिंग। क्योंकि आप खाली प्लानिंग से आप सही जाएंगे। जैसे आपने बोला कि मान लो ठीक है मार्केट नीचे आ रहा है, आप वेट करता हूँ, आप वेट करेंगे 10 दिन मार्केट नीचे आएगा, 1 हफ्ता भी नीचे आएगा और उसके बाद फिर 1 महीना नीचे आएगा, आप भी सही होंगे। लेकिन जब मार्केट नीचे से ऊपर आता है तब उसको कैच कर सकते हैं। अगर आप उसको कैच नहीं कर सकते तो इन्वेस्ट करना आज से शुरू करिए। क्योंकि मार्केट जब रन अप होता है तो पिछले 6 महीना 2 साल का वो भी पार कर जाता है। अब हिस्टोरिकली अच्छे स्टॉक्स हमेशा ऐसे चलते हैं। ठीक है, टेम्पररी फेजेस आते हैं, लेकिन आपको समझने पड़ेंगे हर चीज, स्टॉक सेक्टर रोटेशन, स्टॉक सिलेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एट सेम टाइम टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सही समय पे इन्वेस्ट करेंगे तो ही सही समय पे पैसा बनेगा। आपने जैसे सेक्टर रोटेशन की बात करी योगी जी, तो करंट सिनेरियो को देखते हुए कौन सा सेक्टर आप ज्यादा बुलिश हैं और क्या रीजन, मतलब सो दैट हम अगर कोई क्लाइंट थीमेटिक फंड्स में या सेक्टोरल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो हम वो सेक्टर थोड़ा सा गाइडेंस दे पाए इन्वेस्टर्स। देखिए, जैसे जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि काफी सारी चीजें जो है ना क्लाइंट इन्वेस्टर के रिस्क एपेटाइट पे भी निर्भर करती है। खाली मतलब ठीक है मेरा रिस्क एपेटाइट अलग होगा, आपका अलग होगा, किसी और का अलग होगा। जहां तक हम लोग LIC म्यूचुअल फंड जो है नॉर्मली उन्हीं सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं जहां पे विजिबिलिटी ज्यादा हो और जहां पे मैनेजमेंट कुछ इंप्रूवमेंट कर सकता है या कुछ बिजनेस स्ट्रेटेजी के इंप्रूवमेंट होता है। जैसे कुछ कंपनीज है जहां पे मैनेजमेंट का कंट्रोल नहीं होता, जैसे कमोडिटी कंपनीज है, उनका प्रॉफिटेबिलिटी मैनेजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो ग्लोबल प्राइसेस है उस पर निर्भर करता है।
तो नॉर्मली हम ये इस टाइप के सेक्टर्स अवॉइड करते हैं जहां पे मैनेजमेंट का कंट्रीब्यूशन प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा कम होता है। तो रिलेटिवली हम स्टेबल या विजिबल बिजनेस में जाते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी, जैसे कि आईटी सेक्टर है, केमिकल है, टेक्सटाइल है, एक्सपोर्ट है जहां पे थोड़ा विजिबिलिटी दिख रहा है हमको, और डोमेस्टिक कंजम्पशन कंपनी जहां पे विजिबिलिटी दिख रहा है। तो इन सब सेक्टर्स पे हम फोकस है, क्योंकि अगर ग्लोबल स्लो डाउन है, अगर इन्फ्लेशन हाई है, तो कभी न कभी यहाँ से कम्युनिटी प्राइस नीचे आएंगे, एंड इंडिया विल बी द नेट बेनिफिशियरी ऑफ लोअर कम्युनिटी प्राइसेस, बिकॉज इंडिया इज द नेट इंपोर्टर ऑफ कम्युनिटीज। तो यहाँ से हमको ऐसे स्टॉक, ऐसे सेक्टर्स को भी फेवर करना चाहिए जहां पर कम्युनिटीज का ऑलरेडी इम्पैक्ट आ चुका है, और यहाँ से अगर कम्युनिटी प्राइस गिरती है तो उन कंपनी और सेक्टर को फायदा होना चाहिए। So these are the certain sectors we believe is going to beneficiary, and as in previous questions I highlighted, कि consumer facing sector will always be beneficiary of this theme, and they are consistent because India is a consumption driven economy. Majority of the sorry, मतलब कंज्यूमर ड्रिवन जैसे आपने बात करी, क्योंकि आप देखेंगे more than 2/3 का economy is driven by consumption. ओके ओके। तो आईटी सेक्टर आपने अभी मेंशन करा, तो आईटी सेक्टर में मैंने देखा आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही। आनंद जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार फिर से अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिए, हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। धन्यवाद। ओके, एम आई ऑडिबल नाउ? जी आनंद जी। थी कि आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट में तो आज भी मेल्टडाउन जैसे देखा गया है, उसके अंदर काफी अच्छा मेल्टडाउन हुआ है। तो आईटी सेक्टर में और मार्जिन प्रेशर का भी इशू है मैन पावर कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लॉन्ग रन के पॉइंट ऑफ व्यू से वन कैन स्टिल। देखिए आप मार्जिन तो सभी बिजनेस में इन्फ्लेशन में आता है, इफेक्ट होता है, बट मार्जिन का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं रहता है। एटलीस्ट यहाँ पे विजिबिलिटी है आपको 1 या 2 साल की। बाकी सारी कंपनी में देखेंगे साइक्लिकल में, इसमें बहुत ज्यादा विजिबिलिटी नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो आईटी का, क्लाउड्स का, या डिजिटलाइजेशन का ट्रेंड जो है, ये अगले 3 से 5 साल कंटिन्यू करेगा। और अगर आप देखेंगे फ्री कैश फ्लो देखिए और रिटर्न रेशियो देखेंगे, ये बहुत अच्छी सेक्टर है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं। देखिए मैंने आपको ऐसे बोला कि फॉल के बहुत सारे रीजन भी हो सकते हैं, हो सकता है फाइज बेच के जा रहे हो सकता है किसी को रिडेम्पशन पे आउट करना हो, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि स्टॉक नीचे है तो उसका फंडामेंटल कोई नेगेटिव पार्ट है। एट सेम टाइम पे अगर ये एटलीस्ट इन बिजनेस में एक क्लियरिटी है कि कोई लॉजिस्टिक चैलेंजेस नहीं है, कोई पावर एंड फ्यूल का इशू नहीं है, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा इशू चल रहा है आज। अगर आप देखें काफी सारे बिजनेस में रॉ मटेरियल का इम्पैक्ट आ रहा है, काफी बिजनेस में आपका पावर, कोल का कॉस्ट इम्पैक्ट ज्यादा आ रहा है, लॉजिस्टिक का इशू आ रहा है, तो वो सब इम्पैक्ट इन सब बिजनेस में नहीं है। ठीक है, 1-2% मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा मार्जिन पे। सैलरी हाइक्स हुए हैं, और जब इंक्रीमेंटली जब सारे प्रोजेक्ट्स की भी अगर प्राइसिंग बढ़ती है तो एडजस्ट हो जाता है, और वैसे भी मार्जिन देखेंगे तो उनके डिसेंट मार्जिन, उस पर डिपेंड नहीं करो। बट बिजनेस देखिए, हम लोग बिजनेस पे बात कर सकते हैं, बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं हो सकते। और दूसरा कंपनी, अगर आप देखेंगे सारी आईटी कंपनीज ने इस साल सारी बड़ी कंपनियों ने और 2 लाख से 2.5 लाख के बीच की हायरिंग की है इस बार। तो नॉर्मली जब भी आईटी कंपनी हायरिंग करती है तो दे आर एक्चुअली इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्ग ट्रेंड फॉर एंड डिमांड फॉर आईटी। ओके ओके। पार्टनर एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई किसी का क्लाइंट का ऐसे टैलेंट। सॉरी मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ अभी आवाज जी। आनंद जी, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। आनंद जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? और अगर आप देखेंगे इंडिया में मेजोरिटी ऑफ द वेल्थ जो क्रिएट करते हैं, जो होल्ड करते हैं रियल एस्टेट, गोल्ड, फिक्स इनकम इंक्लूडिंग एफडीज, तो उसके परसेंटेज में इक्विटी आज भी बहुत कम है। इसके लिए आप देखेंगे ओवरऑल वेल्थ पे रिटर्न नहीं बनता जाता। तो rather than focusing on other different options in equity,
it's better you increase allocation in equity. Why I'm saying equity has given high returns historically, and equity is the only asset class where you've beaten inflation. Obviously, real estate is also in longer, in some portion, some time horizon, real estate also able to beat inflation in future also and in past also. But considering the liquidity issue and the size, because again, the real estate is still illiquid asset. So considering all these things, definitely the asset mix should be the investor as per the requirement. आपका requirement क्या है? पैसा एक साल के अंदर पैसा चाहिए तो मेरे ख्याल से उनको डेट में ज्यादा करना चाहिए। वो डिपेंड करता है डेट पे आप क्या कर रहे हो, लेकिन अगर इक्विटी में अगर कोई फोकस कर रहा है तो उसको 2 का एटलीस्ट 2.5 से 3 साल का व्यू लेके इन्वेस्ट करना चाहिए। सो जैसा कि आपने हेलो, सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, am I on now? नॉट फुली। हेलो आनंद जी, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। आनंद जी, hello, I think we are in the area where it's a bad work. जी आप सुन एडमिन, am I audible? आनंद जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। जैसे बताया योगेश जी ने, तो नहीं, सॉरी आपकी आवाज फिर नहीं आ रही। जी हेलो, इज इट फाइन नाउ? जी जी आनंद जी, एक मिनट होल्ड करिए। Am I audible now? जी बेटर नाउ। जी हाँ, सो जैसे कि आप कंपाउंडिंग के हैं, तो या फिर ग्रोथ ऑप्शन को स्कीम में सॉरी आनंद जी, आपकी आवाज वापस ब्रेक हो रही है, पूरी आवाज नहीं आ रही है। Am I audible now? जी तमन्ना? जी जी आनंद जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। आनंद जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। जी आनंद जी, हाँ, मेरे को आपकी आवाज, आपको मेरी आ रही है? जी Sorry, I missed your last voice. अगर आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट चाहिए ना, तो आपको ग्रोथ में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ग्रोथ ऑप्शन। Okay, so growth is a better option. या क्योंकि आप इसमें आपके इनिशियल अमाउंट में ऐड होता रहता है। Okay. And योगेश जी, क्वेश्चन मेरा ये था कि मोस्ट ऑफ द एडवाइजर्स नो कि भाई पैसा कब लगाना है, मगर लिक्विडेट कब करना है ये बहुत चैलेंजिंग टास्क हो जाता है बहुत एडवाइजर। कब अप्लाई करनी चाहिए मार्केट सिनेरियो को देखते हुए, इस हिसाब से वो आप थोड़ा सा हमें हेल्प करिए टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये क्योंकि अक्सर ये होता है कि अगर आप टाइमिंग करने जाते हैं, या तो पहले भेज देते हैं आप, या फिर कई बार बेच नहीं पाते हैं। तो ये कहता है, इसके लिए आपको अपना फोकस रखना पड़ेगा, या फिर एक वैल्यूएशन बैंड मैटर रखना पड़ेगा, या फिर कंटिन्यूस बेस पे फंडामेंटल ट्रैक करना पड़ेगा स्टॉक्स को। वही एक तरीका है, बाकी दूसरा ऐसा कोई तरीका नहीं। लेकिन आप अगर देखेंगे 2003 से 2008 जो इंडियन मार्केट जो सुपर बुल रन देखा था आपने लास्ट 20 इयर्स में, उसमें भी 6 बार मार्केट एटलीस्ट अच्छा करेक्ट हुआ, 10 से 15% पॉइंट टू पॉइंट। तो अगर 6 बार हुआ था, तो देखिए ये फॉल आते रहेंगे, लेकिन आप स्ट्रक्चरली जो है ना, वो उस फॉल को टाइमिंग नहीं करते ना, तो अप साइड में टाइमिंग करते नहीं, डाउन साइड में। तो आपको ठीक है, आपको जब पैसे की रिक्वायरमेंट हो निकल जाइए, या फिर आपको मार्केट देखते हुए थोड़ा कई बार रुकना भी पड़ता है कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है आप उसमें एडिशनल पैसा इन्वेस्ट मत करिए। इस टाइप से वो इंडिविजुअल कॉल रहता है।
क्योंकि चलते मार्केट में सब कुछ अच्छा लगता है, तो आपको साथ में वैल्यूएशन और फंडामेंटल का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और आप किस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या एसेट एलोकेशन वाले फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या प्योर इक्विटी, मिड कैप, स्मॉल कैप में, तो बहुत सारी चीजें मैटर करती है। इसका मतलब एक स्टडी आंसर नहीं है, क्योंकि आप कई लोगों का ये माइंडसेट रहता है कि ठीक है हमको डेट में इन्वेस्ट नहीं करना है कि और 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो फिर वो रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यूस इक्विटी में करता है। जैसे कि हमने देखा पावर ऑफ कंपाउंडिंग में, आप कंटिन्यूस बेस पे अगर 20 साल पहले किसी ने इन्वेस्ट किया हो, 10 साल पहले किया हो, उसके बीच में देखो फॉल तो आते ही रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते, लेकिन आप कंटिन्यूस बेस पे शॉर्ट टर्म फॉल में अगर आप उसको एकदम ही अगर उसको दिल पे ले लेंगे तो फिर आप इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप एक या फिर इजीएस्ट तरीका, एक वैल्यूएशन आप बैंड बना लीजिए, उस पर अगर आता है तो बाई करिए, इन्वेस्ट करिए, या कोई वैल्यूएशन बैंड क्रॉस करता है तो उस पर आप होल्ड करिए। देखिए ये इंडिविजुअल है कि है, ये मतलब पूरा इसमें एकदम कोई स्टडी स्टेट मेथड नहीं है कि आप इसको टाइम कर सकते हैं, लेकिन आपको फंडामेंटल ट्राई करना बहुत जरूरी है। Because you're so much experienced, you have experience of more than around 15 years, more than 15 years, so and आपको फाइनेंशियल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। तो एक सिंगल वर्ड में अगर आप कुछ हमारे पार्टनर्स को गाइडेंस देना चाहें मार्केट्स के ऊपर, डेट मार्केटिंग के ऊपर, देन प्लीज वो बताइए। देखिए डेट मार्केट में तो मेरा एक्सपर्टाइज नहीं है, लेकिन उस पर मैं इक्विटी में जरूर देता हूँ आपको। हाँ प्लीज। जैसे कि मैंने बताया कि इक्विटी मार्केट हमेशा डराता है, और कई बार जैसे ओवर वैल्यूड रहता है, अंडर वैल्यूड रहता है, आपको एक उस वैल्यूएशन पैरामीटर को देख के समझना पड़ेगा कि अपन किधर जा रहे हैं, लेकिन आप पॉइंट टू पॉइंट बॉटम नहीं बना सकते। तो एक कंफर्टेबल जोन में आपको रह के कंटिन्यू इन्वेस्ट ही करना चाहिए, क्योंकि हिस्टोरिकली या दुनिया में कहीं भी जाएंगे आप, ये पैसा जो है वेल्थ क्रिएशन इक्विटी से ही ज्यादा होता है। आप इन्फ्लेशन एडजस्ट करेंगे तो इक्विटी एक ऐसा ऐसा क्लास है कि आप इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो आपका वेटेज, वो आपका इंडिविजुअल कॉल है, लेकिन इक्विटी एसेट क्लास को इंडिया जैसी कंट्री में जो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, अपना फेवरेबल डेमोग्राफिक पॉपुलेशन है, ग्रोइंग है, चाइना प्लस वन के बेनिफिट्स है, तो और नॉमिनल जीडीपी ऑलमोस्ट डबल डिजिट में है, तो ये जो सारे इंडिकेशन है एक अच्छी कंट्री के है। तो मुझे लगता है कि इक्विटी को इग्नोर नहीं करना चाहिए, जैसा भी ये प्रोपोर्शन आप कम रखिए ज्यादा रखिए, लेकिन इक्विटी में कंटिन्यूस बेस पे इन्वेस्ट तो करना ही चाहिए। और इसके लिए ज्यादा टाइमिंग का वेट भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब चलते मार्केट में इन्वेस्ट मत करिए, लेकिन अगर आप फेवरेबल है मार्केट तो उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और डरना भी नहीं चाहिए। ठीक है, हो सकता है 3 महीने मार्केट नहीं भी चले, और ये काफी चीजें मार्केट बहुत रिएक्टिव होता है और बहुत जल्दी फैक्टर करता है बहुत सारी। बट अगर और दूसरा ये एक बहुत बड़ी एडवाइस है इक्विटी साइड में कि आपको कोई भी व्यू 3 साल का लेना चाहिए। अगर आप 3 से 6 महीने का व्यू ले रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, वो दोनों गलत है। बिल्कुल इन्वेस्टमेंट होराइजन लेके चलना चाहिए इक्विटी साइड पे, तो बिल्कुल जी। सो मेरे तरफ से इतना ही। तमन्ना, इफ यू हैव क्वेश्चन सो वी कैन ओपन द फॉर आवर पार्टिसिपेंट्स। जी जी, थैंक यू सो मच मिस्टर योगेश एंड मिस्टर अनंत। तो अब मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहूंगी, अब वक्त है क्वेश्चन एंड आंसर राउंड का। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग से रिलेटेड, तो आप चैट बॉक्स के माध्यम से टाइप कर करके पूछ सकते हैं। हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। धन्यवाद। मैं दोहराना चाहूंगी कि यदि आपके मन में पावर ऑफ कंपाउंडिंग से लेके कोई भी सवाल है। हेलो जी, आनंद जी, मैं आपको नहीं सुन पा रही हूँ। तमन्ना, यू वर सेइंग समथिंग? जी जी, अब आनंद जी मेरी कंफर्म कीजिएगा, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं क्लियरली? हाँ, आ रही है आवाज जी। मैं हमारे साथ कनेक्टेड सभी पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहूंगी कि यदि आप हमारे साथ जुड़कर कोई सवाल पूछना चाहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग से रिलेटेड, आपके कोई भी क्वेरीज या डाउट्स है, तो आप चैट बॉक्स के माध्यम से टाइप कर करके पूछ सकते हैं। हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। धन्यवाद।
मैं जिन पार्टिसिपेंट्स ने हैंड रेज किए हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैट बॉक्स के माध्यम से अपने सवाल टाइप कर करके पूछ सकते हैं, हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। धन्यवाद। So तमन्ना, can we take queries now? जी जी। So पहला क्वेश्चन हमें अंशुल कुमार जी के आया है। ये जानना चाह रहे हैं सर, my one client has FD of 2 lakh with interest of 4.75% will mature in November. He is please help me to understand the query. He is आनंद जी, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। जी आनंद जी। am I audible? जी हाँ, so he is impressed with mutual fund guidance. Please suggest. तो एक क्लाइंट है अंशुल कुमार जी का, वो ये जानना चाह रहे हैं कि उनके क्लाइंट की एफडी में आनंद जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, वो मैं सुन नहीं पा रहा। Okay, Tamanna, can you raise this query if you can see the query? आनंद जी, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रही हूँ। आप प्लीज मुझे बताएंगे आप कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? अंशुल कुमार क्वेरी है, एफडी मैच्योर हो रही है नवंबर में, एंड ही वांट्स कि भी मेरे को वो एफडी पैसा फंड में लगाना है। तो योगेश जी, कैन यू प्लीज हेल्प कि कहाँ लगाना है पैसा? देखिए आनंद जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये काफी जो है ना इन्वेस्टर के रिस्क एपेटाइट पे भी होता है। अगर कोई क्लाइंट एफडी से आ रहा है डायरेक्टली तो मैं उसका रिस्क एपेटाइट समझ सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनको डालना है तो इनके लिए बैलेंस एडवांटेज जो एसेट एलोकेशन फंड है वो इनके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि ये एक मैच्योर्ड इन्वेस्टर मतलब एक इनिशियल फेज में इक्विटी में आ रहा है एफडी से, तो बैलेंस एडवांटेज बेटर रहेगा इनके लिए। ओके, Tamanna, please let us know if there is any other query. जी सर, शरद जी हमसे पूछ रहे हैं, when market is low, one enjoys more unit which reflects later when market improves. मैडम आपकी आवाज आपकी आवाज नहीं जी शरद जी हमसे पूछ रहे हैं, शरद नदकर्णी जी हमसे पूछ रहे हैं, when market is low, one enjoys more unit which reflects later when market improves. योगेश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? नहीं, मेरे को आपकी आवाज, आपने क्या बोला? खाली लास्ट query is not able to, we are unable to understand. Please repeat. जी please give me a confirmation. Am I audible now? partially. जी Please go ahead and close your camera. Yeah, please close your camera. Go ahead. जी Mr. Sharad Nadkarni ji is asking, when market is low, one enjoys more unit which reflects later when market improves. Is it true? सॉरी मैडम, मैं आपकी आवाज फिर से मिस कर गया हूँ। Tamanna, could you please repeat the query? जी अब मुझे सुन पा रहे हैं? Yes. हाँ, To me. When market is low, one enjoys more unit which reflects later when market improves. So Yogesh ji, basically he wants to know कि कौन सी कैटेगरी में more unit आएगा जब मार्केट होगा, जी so that जब भी हो तो उसमें बेटर रिटर्न्स की उम्मीद करें। हाँ डेफिनेटली। देखिए, पर ये जो नंबर ऑफ यूनिट्स है ये बेसिकली एनएवी पे डिपेंड करता है, कौन से एनएवी पे इन्वेस्ट कर रहे हो आप, किसके कौन से फंड के इसमें कर रहे हो। तो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑल्सो, देखिए इससे बेटर रहेगा अमाउंट पे फोकस करने बेटर रहेगा, इन सब का कैलकुलेशन सेम अमाउंट ही है। आप सिंपली आपने 20 लाख इन्वेस्ट किए तो उतना ही देख रही है, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कौन से, उसका एनएवी क्या, एनएवी से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है बजाय आप नंबर ऑफ यूनिट देखेंगे, क्योंकि आपको तो रिटर्न वहां से बनाना जहां से आपने इन्वेस्ट किया।
Sure. तो अंशुल जी ने 2 क्वेश्चन पूछा है कि अगर एफडी प्री मैच्योर करते हैं चार्ज लगता है, तो अंशुल जी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये जो एफडी प्रोवाइडर हैं उन पे डिपेंड करता है, तो वो ही बता सकते हैं कि भाई एफडी पे क्या प्री मैच्योर चार्जेस हैं. सो प्लीज कनेक्ट ऑन. So I request admin to move on to the further queries. जी, हमारा अगला सवाल भी शरद जी की तरफ से ही है. शरद जी पूछ रहे हैं कि अगर रुपी कॉस्ट एवरेजिंग इन फ्लक्चुएटिंग मार्केट, सो इन वन हैंड रुपी कॉस्ट एवरेजिंग अलोंग विद पावर ऑफ कंपाउंडिंग इन लॉन्ग टर्म क्रिएट वेल्थ. रुपी जी, हमारा अगला सवाल है वरुण जी की तरफ से कि अभी उन्हें किस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. So Tamanna, we are not in particularly. Am I right, Yogesh ji? Yes. So we can give you a broad sectoral view and other things. We may not give guidance about the stocks. जी, Any other query, Tamanna? जी, जैसा कि हम देख सकते हैं आज के सवालों में बस इतना ही. थैंक यू सो मच मिस्टर योगेश जी अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए. इंडीड इट वाज अ वेरी यूजफुल सेशन. थैंक यू सो मच. Thank you, Yogesh ji. Thanks for your timing. It was a great learning overall. Thank you. Thank you everyone for hosting me. Thank you. मैं अनंत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए एंड हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू सो मच अनंत जी. Thank you. Thank you very much. अब मैं हमारे साथ कनेक्टेड सभी पार्टिसिपेंट्स का भी इस सेशन को इतना इंटरैक्टिव बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी. इस इवेंट की रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ जल्दी शेयर कर दी जाएगी. धन्यवाद. Thank you all.